हेलो बच्चों, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे और नीट की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। ये वन शॉट है, मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहला चैप्टर है डुअल नेचर का। और ये जो वीडियो है इसको आप शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ भी पढ़ना नहीं है, आपको नीट के लिए बस प्रैक्टिस करनी है। तो ये इसमें कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नीट में जो भी पूछा जाता है सारे टॉपिक आपको कवर मिलेंगे, इसलिए शुरू से अंत तक पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए। तो वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं सुपर इजी फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो इजी फिजिक्स के लिए अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे, फिजिक्स में 150 170 नंबर आने लगेंगे, तो कौन सिलेक्शन आपका रोक पाएगा? सिलेक्शन होना पक्का है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये डुअल नेचर का है, वन वीडियो इक्वल टू वन चैप्टर, यानी पूरा चैप्टर इसमें फिनिश होने वाला है। कुछ बच्चों को लगता है कि उनको ये मानना है कि भाई मुझे पीडीएफ मिल जाए तो और सरलता हो जाएगी। तो आप अपना डाउनलोड कर लीजिए अरविंद नीट ऐप को। ये स्पेशल ऐप आप ही के लिए बनवाया है, नीट वाले बच्चों के लिए। इसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर आपको नीट फ्री पीडीएफ दिखाई पड़ेंगी। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ्स हैं सब अनलॉक हैं। आप क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्योंकि अब समय बहुत कम है तो आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगानी चाहिए, जिससे कि प्रैक्टिस बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हो जाए जैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन या नीट में पूछे जाते हैं। उसको देखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूं नीट श्योर क्वेश्चन। इसमें क्या है, पर चैप्टर केवल 25 एमसीक्यू है, क्योंकि आप उससे ज्यादा लगा भी नहीं पाएंगे हर चैप्टर पर। और ये फुली सॉल्व्ड है, इसके सोल्यूशन के लिए कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके लगाना शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर लगाएंगे तो पूरे जो आपके 11 12 मिला के जो फिजिक्स है, आप 7 दिन के अंदर पूरा खत्म कर देंगे। तो इसको लेकर लगा लीजिए नीट श्योर क्वेश्चन को। नीट श्योर क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस बने हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस टुवर्ड्स बेहतर परफॉर्मेंस या 150 प्लस लाने की तरफ हो सके। तो नीट श्योर क्वेश्चन जो बच्चे लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर नीट श्योर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दीजिए, लगाना उसको शुरू कर दीजिए। और हां, अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको थोड़ा सा 30 सेकंड्स में समझा देता हूं कि मुद्दा क्या है। देखिए लिखा है डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब होता है कि दोहरा नेचर होना। किसके बीच दोहरा नेचर होने की बात कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन का मतलब क्या है, जैसे लाइट समझ लीजिए, वेव समझ लीजिए। तो जो वेव है उनके पास मैटर का प्रॉपर्टी या नेचर होता है। मैटर क्या चीज होती है? जिसके पास मास होता है। भाई ये जैसे ये पेन है तो मास है। ये जिनके पास मास होता है वो मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मास और मोमेंटम ट्रांसफर करने का जो प्रॉपर्टी है वो मैटर के अंदर होता है। किसी को पत्थर मारेंगे तो वहां से चोट लग जाएगी, मोमेंटम ट्रांसफर होगा, फोर्स लग जाएगा। तो ये जो रेडिएशन होता है, वेव, इसके पास मैटर वाली प्रॉपर्टी होती है और इस मैटर के पास रेडिएशन वाली प्रॉपर्टी होती है। ये जो अगर ये जो पेन है इसको मैं तेजी से आगे मूव करूं तो ये भी, इसमें भी वेव टाइप की प्रॉपर्टी दिखेगी। तो ये चैप्टर क्या बताता है कि जो रेडिएशन और मैटर हैं ये आपस में एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ रेडिएशन, एक तरफ मैटर, ये अलग अलग नहीं है। पहले इनको अलग अलग समझा जाता था कि जो रेडिएशन या वेव्स हैं वो अलग मामला है और मास या मैटर वाली चीजें अलग मामला है। पूरा चैप्टर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ये शो करता है कि रेडिएशन के पास मैटर प्रॉपर्टी है और डिब्रॉय वेव्स ये शो करती हैं कि मैटर के पास रेडिएशन प्रॉपर्टी है। और साथ में फोटोन के कुछ नेचर या उसकी प्रॉपर्टीज। तो 3 खानों में ये चैप्टर को आप बता सकते हैं। जो शुरुआत हम लोग करेंगे फोटोन की प्रॉपर्टी वगैरह से, फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डिब्रॉय वेव्स, बात खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है कि किसी भी मेटल पर आप सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी का जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हैं तो इस मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं। तो इसी फिनोमिना को, इस इवेंट को, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की आपने डाली और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनका स्पेशल नाम दे देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हम जान सकें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तहत निकल रहे हैं। तो इसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस पूरे फिनोमिना को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये समझ में आपके बात आई होगी। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये सबसे पहले हर्ट्ज ने
देखा था, डिस्कवर किया था 1887 में। और उसके बाद जो लेनार्ड साहब थे, इन्होंने इसके लॉज दिए और इसका एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने किया था 1905 में, जिसके लिए आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये 3 घटनाएं हैं जो आपके पूछ ली जाती हैं कभी-कभी। तो हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया, लेनार्ड ने इसका लॉज दिया, आइंस्टाइन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। सब समझेंगे हम लोग। अब हम इसके ऑब्जर्वेशन भी आपके सिलेबस में है नीट के, जैसे कि हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन क्या था। तो हर्ट्ज का सिंप्लीफाइड ऑब्जर्वेशन ये समझ लीजिए कि कैथोड पे जो कि निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ प्लेट है, इस पे जब यूवी रेज डाली जाती हैं तो यहां से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी आसान हो जाता है या जल्दी होने लगता है। यही बात हर्ट्ज ने देखी थी। तो हर्ट्ज ने क्या देखा कि जो हमारा कैथोड था उस पे अगर यूवी रेज डलवा दें तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट होने लगेंगे। दैट इज द हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। और यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डिस्कवर हो गया उनका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरे हेल्वर्स एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या देखा, हेल्वर्स साहब ने, इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया और यहां पर जिंक प्लेट ले ली और जिंक प्लेट के ऊपर यूवी रेज डलवाई। जब यूवी रेज डलवाई तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि अगर ये जिंक प्लेट या ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है पहले अगर निगेटिवली चार्ज था तो अब वो अनचार्ज हो गया। अगर वो पहले पॉजिटिव चार्ज था ये इलेक्ट्रोस्कोप, तो वो और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अगर वो अनचार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इन तीनों फिनोमिना से क्या समझ में आ रहा है कि इस प्लेट से कोई निगेटिव पार्टिकल निकल रहे हैं। इसी वजह से जब निगेटिव निकले तो ये अनचार्ज हो गया, निगेटिव निकलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, अनचार्ज हो गया, जीरो हो गया। और अगर पॉजिटिव था और निगेटिव निकल गए तो और पॉजिटिव हो गया, अनचार्ज था निगेटिव निकल गए तो पॉजिटिव हो गया। तो उस समय क्या था कि ये पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई है। तो वो इतना ही कह पाए कि इस प्लेट से कोई निगेटिव पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं। ये हेल्वर्स साहब का एक्सपेरिमेंट था या ऑब्जर्वेशन था, निगेटिव चार्ज एमिशन। बाद में पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन महाशय है 1897 में जब डिस्कवरी इसकी जे थॉमसन ने कर दी। तो ये भी बात आप सीखे। अब आता है लिनार्ड साहब का एक्सपेरिमेंट कि लिनार्ड साहब ने क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या एक्सपेरिमेंटली देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि जब यूवी रेज को हम कैथोड पे डलवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है और ये जो एनोड वाली प्लेट्स है, ये एनोड वाली प्लेट जो कि पॉजिटिव प्लेट है, इन इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, जिससे ये करंट फ्लो करना शुरू कर जाती है। लेकिन अगर हम यूवी रेस को इस एनोड वाले पे इजेक्ट करें, यूवी रेस को एनोड पे डलवाएं, तो भी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा लेकिन करंट फ्लो कर नहीं करेगी, क्योंकि ये तो निगेटिव प्लेट है, ये अट्रैक्ट थोड़ी करेगी इलेक्ट्रॉन को। तो ये इन्होंने देखा कि अगर हम निगेटिव प्लेट पर यूवी रेस डलवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाती है। लेकिन इसी यूवी रेस को इस प्लस वाले पे डलवाओगे तो इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट होगा, लेकिन ये जो कैथोड वाली प्लेट है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं करती, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये बात ऑब्जर्वेशन, लिनार्ड का ऑब्जर्वेशन रहा। अब बात कर लेते हैं वर्क फंक्शन किसे कहते हैं। तो वर्क फंक्शन कहते हैं कि भाई ये कोई जो मेटल है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ही हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। समझ गए? यहां पर ये मेटल प्लेट है, इस मेटल से पे हम कितना मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दें कि इसको छोड़कर वो चला जाए, इसे ही हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल है, मेटल कौन सा है, दूसरा इसकी सरफेस की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ द सरफेस। जो वर्क फंक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हो W नॉट से या फाई नॉट से, और उसका मेजरमेंट करते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, छोटी चीजों को नापने में काम आती है, ऐसा के लिए छोटी एनर्जी को नापने में काम आती है। तो ये वर्क फंक्शन आप समझ गए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू लीव द मेटल। बढ़िया। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलवाओगे जो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कब, जब उसको मिनिमम एनर्जी मिल जाए, जो वर्क फंक्शन पड़ी थी। तो वो मिनिमम एनर्जी किस किस तरीके से आप दे सकते हो, उसी हिसाब से हम इनका नाम धर देते हैं कि ये तरह तरह के इलेक्ट्रॉन एमिशंस हैं। जैसे कि पहला आता है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में क्या है
कि इस प्लेट के सामने कोई हीटर रख दीजिए, इलेक्ट्रिक बल्ब रख दीजिए, कोई हीटर रख दीजिए, ये हीट होगा और हीट होके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, वो छोड़ के चला जाएगा। तो क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से वो छोड़ के जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा होता है फील्ड एमिशन। हम क्या करते हैं, इस मेटल प्लेट के सामने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, तो इसको जबरदस्ती खींच के निकाल लेगा, इतना फोर्स लगा देगा। तो इसे कहते हैं फील्ड एमिशन। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए होता है करीबन 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ये थोड़ा सा काफी रिस्की मामला होता है क्योंकि जबरदस्ती खींच के निकाला जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका नाम है फील्ड एमिशन। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, आपसे बातचीत हुई कि यूवी रेज डाल देंगे। अगर यूवी रेज किसी मेटल पे डालते हैं तो अधिकतर जो मेटल्स होती हैं वो इजेक्ट कर देती हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर गया। दूसरा होता है सेकेंडरी एमिशन, चौथा। तो सेकेंडरी एमिशन में क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को ही हम इतनी एनर्जी दे देते हैं और इसको यहां पर ठोकर मरवाते हैं, यानी कि स्ट्राइक करवाते हैं। तो ये जब स्ट्राइक करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद था, ये इससे एनर्जी लेगा और निकल जाएगा। तो ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है, अगर इसको मैं E1 लिख दूं तो उसको मैं E2 लिख रहा हूं, समझे। ये टकराया और ये भाई साहब E2 था, वो निकल के बाहर चला गया, इसे बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो ये कुछ एमिशंस हैं जो आपके सिलेबस में है नीट के, वो भी देखिए खटाखट हम लोगों ने कितने बढ़िया फोटो बना के कर लिया। एक एक चीज क्लियर होने वाली है आपको। अब क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था, ये आइंस्टाइन ने 1905 में जब एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या होती है, वो ये बोलती है कि जब भी कोई लाइट सोर्स एनर्जी एमिट करता है तो जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। उन पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटॉन्स। तो जैसे बल्ब जला तो बल्ब से जो रोशनी निकली, वो रोशनी छोटी छोटी एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में, जिसे क्वांटा बोला जाता है, उसी क्वांटा को हम फोटॉन्स बोलते हैं। बढ़िया, आप समझ गए। अब ये जो एनर्जी होती है उसकी अगर कोई फ्रीक्वेंसी है, जो कि होगी, तो हमारी फोटोन की क्या एनर्जी हो जाएगी, E = h न्यू के बराबर। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, जो भी है। अब ये न्यू को आप लिख सकते हो c/λ। यहां से देखिए c = न्यू लैम्डा। अगर न्यू निकालेंगे तो c/λ, तो ये c/λ रख दीजिए। तो E एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ या h न्यू के बराबर पकड़ोगे आप। अब एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना E = hc/λ के लिए, कि क्योंकि hc को बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना दिया गया है 12400/λ। अगर आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखते हो तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आएगी। सिंपल एज दैट। जल्दी हो जाएगा आपका सवाल, क्योंकि आपको तो स्पीड भी चाहिए सवाल करने के लिए। तो E = 12400/λ। ध्यान रखिएगा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक। ये और बाकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.62 या 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड ये होती है। तो इससे भी आपको काफी आइडिया मिलेगा कि किस तरह हम आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये जो फोटोन है इसका लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो P = E/c। E है टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, E/c या h/c या h/λ। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन हो गया h/λ, याद करके रखा जाना चाहिए। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, अब ये जो जब मूव करता है फोटोन तो उसका इफेक्टिव मास कितना है, तो ये होता है h/c⁻. इसको याद कर लो, m है E/c² या है hc/c² × लैम्डा या h/c⁻. इसको याद कर लीजिए। तो m हो गया, ये इफेक्टिव मास है, h/c⁻. अब यहां पर हम देख पाए कि मास इस वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जैसे रेड लाइट का ज्यादा होता है वायलेट से, तो रेड लाइट का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उस फोटोन का मास कम होगा। तो मास ऑफ वायलेट इज मोर देन द मास ऑफ रेड कलर, क्योंकि λr इज ग्रेटर देन λv। ये आपने पूछा जा चुका है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि फोटोन का रेस्ट मास, अगर फोटोन रुका हुआ है तो उसका जो मास होता है वो 0 होता है। तो फोटोन का रेस्ट मास 0 है। फोटोन जब मूव कर रहा होगा तो उसका इफेक्टिव मास आएगा, जो कि मैंने यहां पे बताने की आपको कोशिश की है। अगली कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है कि जो एनर्जी फॉल कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नोन एज ए इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
तो टोटल एनर्जी को एरिया और टाइम से डिवाइड कर दोगे तो इंटेंसिटी मिल जाएगा। यही बात आई लिखी है, एनर्जी को एरिया और टाइम से डिवाइड कर दिया तो इंटेंसिटी कैपिटल आई मिल गया। अब यहां E अपॉन ए होता है पावर, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टी, ये E अपॉन टी, तो E अपॉन टी इज पावर, तो P अपॉन ए आपका फॉर्मूला बन गया इंटेंसिटी का। E P है पावर ऑफ सोर्स, A है एरिया, T है टाइम, जिससे कि कंफ्यूज ना कर जाएं आप। अब एनर्जी इंसिडेंट इन टाइम T, अब फोटोन जो गिर रहे हैं वो टाइम T में कितनी एनर्जी डिलीवर करेंगे, तो उसकी वैल्यू एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, और n फोटॉन्स अगर गिर रहे हैं t टाइम के अंदर तो टोटल एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं n h न्यू टाइम t में। अब यहां पर I की बात करें तो ये E की जगह हमने n h न्यू और अपॉन a t रख दिया। अब इस कैपिटल N को t से डिवाइड करते हैं तो स्मॉल n लिख देते हैं। स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम यानी एक सेकंड में कितने फोटोन पड़ रहे हैं, तो इसको स्मॉल n लिख देते हैं, h न्यू अपॉन a। अब इसमें सवाल बहुत आते हैं आपके, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो इस n को लिख सकते हो p अपॉन h न्यू या p लैम्डा अपॉन h। इसको याद कर लीजिए, कई जगह कई बार पूछा जा चुका है। n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम या पर सेकंड कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, जिसको कैलकुलेट करोगे तो p लैम्डा अपॉन hc से निकालोगे या p अपॉन h न्यू से निकालोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीड फॉर योर एग्जाम। ठीक, अब यहां पर इसको शॉर्टकट करने के लिए कि भैया ये जो वैल्यू है p लैम्डा अपॉन hc जल्दी निकाल सको, 1 अपॉन hc की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए पहले ही, वो ये वैल्यू होती। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना हो तो 5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू पी लैम्डा से भी निकाल सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन HC को कटना नहीं था, इसको इरेज करते हैं। तो ये यहां पर आपका ये फॉर्मूला आपका समय बचाने के लिए शॉर्टकट है। तो उम्मीद है ये इस पे सवाल बहुत आते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पकड़ के रखिएगा। जहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम या पर सेकंड पूछा जाता है कितने एमिट कर रहे हैं, ये काफी मदद करने वाला है आपका। अब रेडिएशन फोर्स और रेडिएशन प्रेशर की बात करते हैं, तो ये पहला होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फोटोन पड़ेगा और खटाक से वापसी कर लेगा। तो यहां पर क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो कुछ मोमेंटम है, तो उसका अपोजिट मोमेंटम इस डायरेक्शन में मिलेगा, और चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम आप बताते हैं फोर्स होता है, तो जो कैलकुलेशन करोगे उसका रिजल्ट आता है 2p अपॉन सी। p क्या है, पावर ऑफ द सोर्स, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक, कब की केस की बात कर रहे हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रेडिएशन प्रेशर की अगर बात करोगे कि रेडिएशन प्रेशर कितना है, तो रेडिएशन प्रेशर होता है F बाई A, और इसकी वैल्यू आएगी 2p अपॉन सी ए, क्योंकि F की वैल्यू 2p रख दी है, 2p अपॉन सी, और या 2i अपॉन सी। तो जो रेडिएशन प्रेशर है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस में वो 2i अपॉन सी है। ध्यान रखना, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस हो कि फोटोन पड़ा और एब्जॉर्ब कर लिया इसने, तो जो वैल्यू निकाली थी उसकी आधी, वहां था F इज इक्वल टू 2p अपॉन सी, और यहां पर है F इज इक्वल टू p बाई सी। रेडिएशन प्रेशर पिछले वाले का आधा, ये 2i बाई सी था, यहां i बाई सी है। ये कहानी है परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की, और ये कहानी है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग की, याद रखो। तो ये फोर्स है, ये रेडिएशन प्रेशर है, कि जब भी फोटोन पड़ेंगे कितना फोर्स या रेडिएशन प्रेशर निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पूरी बात पकड़ में आई होगी। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, तो ये है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल। तो देखिए कितनी सरलता से इसको हम लोग करेंगे। E होता है HC अपॉन लैम्डा। अब आपने शॉर्टकट पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा EV एमस्ट्रॉम में, यानी कि लैम्डा को एमस्ट्रॉम में रखेंगे तो आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और यहां पे लैम्डा तो एमस्ट्रॉम में 4000 दिया ही है, तो हम 12400 को 4000 से डिवाइड मार देंगे। सिंपल 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। तो पहला आंसर ये जो पूछा था आपका आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहे हैं कि भाई जूल में भी बताओ, तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना होता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये वैल्यू हो गई 4.96 इंटू 10 की पावर -19 जूल।
तो ये जूल में आ गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, खेल खत्म हो गया। न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल आपके यहाँ बिल्कुल आएंगे, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। यहां है द पावर ऑफ ए बल्ब इज 60 मिलीवॉट, पावर है मिलीवॉट में दी है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 6000 एमस्ट्रॉम। जो लाइट की वेवलेंथ है वो 6000 एमस्ट्रॉम है जो निकल रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड एमिटेड बाय द बल्ब। देखिए यहाँ पे एन स्मॉल एन पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितना एमिट हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड क्या है, पावर, क्योंकि पावर होता है ई बाई टी, तो एनर्जी रिलीज पर सेकेंड पावर, और पावर होता है एन एच न्यू। ठीक, ये भाई एक फोटोन की एनर्जी है और एन है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो एन को आप लिख सकते हो पी अपॉन एच न्यू, और यहां न्यू की वैल्यू डालो तो पी लेमडा अपॉन एस सी। आप इस फॉर्मूले को सीधी तौर पे याद करके रखिए, क्योंकि कई जगह इस्तेमाल करेंगे। ये 3 स्टेप क्यों करेंगे आप, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू पी लेमडा अपॉन एच सी, और यहां 1 अपॉन एच सी को भी मैंने बताया था शॉर्टकट के तौर पे कि 1 अपॉन एच सी को कैलकुलेट करोगे तो 5 इंटू 10 की पावर 24 होता है। इसको भी याद कर लो तेजी से करने के लिए। तो ये फॉर्मूला रिड्यूस हो गया 5 इंटू 10 की पावर 24 पी लेमडा। अब ये 5 इंटू 10 की पावर 24 रखा और P की वैल्यू रखी, यहां देखिए 60 मिली वोल्ट, तो 60 और मिली वोल्ट का 10 की पावर -6, और कितना एमस्ट्रॉम है 6000, तो उसको मीटर में चेंज कर लिया क्योंकि एसआई में निकाल रहे हो। अब इसको बड़े आराम से मल्टीप्लाई और गुणा भाग कर लिया, ये वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड, या 1.8 इंटू 10 की पावर 17, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया फोटोन पर सेकेंड, और ये आपका आंसर है। ये जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए, ऐसे सवाल आपसे काफी पूछे जाते हैं, सरल भी हैं और आएगा तो ही कर पाओगे। इस फॉर्मूले को n इज इक्वल टू पी लेमडा अपॉन एस सी याद रखिए, और ये शॉर्टकट याद रखिए, जैसे फटाक से आपका सवाल हो जाए। नोट कर लो इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये है द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग ऑन द अर्थ सरफेस इज दिस वन वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से यूनिट से पहचान जाना, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर है, यानी इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया होती है, अगर ये नहीं पकड़ पाए तो गोल गोल घूमोगे। ठीक, तो इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। तो आगे, हाउ मेनी फोटॉन्स नियरली पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन दी अर्थ पर सेकेंड। कह रहा है कि भैया जो फोटोन पड़ रहे हैं धरती की सरफेस पे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, यूनिट का मतलब पर स्क्वायर मीटर, कितने, 2 टर्म आ गए, पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया, वो एन बताना है आपको। एज्यूम दैट द फोटॉन्स इन द सनलाइट हैव एन एवरेज वेवलेंथ ऑफ 550 नैनोमीटर। बढ़िया, अब देखिए सवाल को करते हैं हम लोग। आई होता है पावर एमिटेड अपॉन एरिया, पी अपॉन ए, मैंने आपको पहले याद दिलाया था, फिर भी याद रखिए। इसकी वैल्यू इंटेंसिटी की दे रखी है 1.3888 इंटू 10 की पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ये एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा। अब यहां पर हमने एच और सी की वैल्यू रख दी, और लेमडा ये जो 550 नैनोमीटर है वो रख दिया। अब यहां पर हम शॉर्टकट लगा सकते थे 12400 अपॉन लेमडा वाला, लेकिन हमको एसआई सिस्टम में दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता, इसलिए हमने ये एच सी की वैल्यू सीधे रख दी है। वरना इसका शॉर्टकट है ना 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के आप एसआई सिस्टम में चेंज करते, 1.6 इंटू 10 की माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते, वो करने की जगह पूरी वैल्यू रख दी क्योंकि एसआई सिस्टम में चेंज करना ही पड़ता। तो ये वैल्यू आ गई 3.616 10 की पावर -19 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी आई है। अब देखिए आगे, यहां पर पावर क्या होती है, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हो, एन का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, और ये एक फोटोन की एनर्जी, एन है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। बात समझ में आ गई ना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इंटू एक फोटोन की एनर्जी। तो एन की वैल्यू हो गई यहां पर P अपॉन E1। अब हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड तो ठीक था, पर यूनिट एरिया भी चाहिए था। तो इसको जो स्मॉल एन है, क्योंकि स्मॉल एन तो है टोटल नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड पूरे एरिया पर, तो एरिया से जब डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया से डिवाइड कर दिया, एन अपॉन ए, यानी P अपॉन ए इंटू E1।
अब ये P अपॉन A होता है I, जान ही रहे हैं हम लोग। तो I अपॉन E1, I की वैल्यू 1.388 इंटू 10 की पावर 3 और एक फोटोन की एनर्जी ये निकाली थी 3.616 इंटू 10 की पावर -19 और इसका रिजल्ट कैलकुलेशन के बाद 3.83 इंटू 10 की पावर 21 फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये रिजल्ट आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके यहाँ, जब आएगा तो जो पढ़ने वाले नीट के बच्चे हैं, सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही इन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, नहीं बहुत बच्चे गलत करेंगे। और आपने अगर सही कर दिया तो आप सोचिए कितने लाखों बच्चों से आप आगे हो जाएंगे। फील देखिए कितना बढ़िया है। एक सवाल, ऐसा सवाल अगर ठोक दिया आपने तो आपकी रैंक कहां से कहां पहुंच जाएगी। खैर, इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, लिखा है हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ दिस वन, नैनोमीटर में है, मस्ट स्ट्राइक ए टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन। ध्यान दीजिएगा, ये टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन की बात कर रहा है, पर सेकेंड एट नॉर्मल इंसिडेंस सो एज टू एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन पर फोर्स की वैल्यू चाहिए 1 न्यूटन के बराबर। तो जो फॉर टोटली रिफ्लेक्टिंग स्क्रीन या सरफेस होती है, उसमें फोर्स कैसे निकलता है, 2p अपॉन c से। p है पावर ऑफ द सोर्स और c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो f की वैल्यू हो गई 2, ये पावर n हो गई, n है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, और ये एक फोटोन का एनर्जी, तो ये वैल्यू हो गई 2n hc अपॉन c लेमडा। ये e को लिख दिया यहां पर hc अपॉन लेमडा, तो ये आपका फोर्स हो गया 2n hc अपॉन c लेमडा। ये c से c कट जाएगा, तो वैल्यू हो गई 2, यहां n बराबर f लेमडा अपॉन 2h, n बराबर f लेमडा अपॉन 2h। n क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड। अब इसकी f की वैल्यू लिख दी 1 न्यूटन, बोला था लेमडा था 6600 नैनोमीटर, तो 10 की पावर -9, 2 आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया, इतने फोटोन पर सेकेंड आपके पड़ेंगे, तो 1 न्यूटन का फोर्स आप जनरेट करा पाएंगे टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अगर टोटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होती तो ये 2 की जगह केवल एफ पी अपॉन सी होता, रिफ्लेक्टिंग में 2p अपॉन सी और टोटल एब्जॉर्बिंग में केवल F बराबर P बाई सी। तो इसको याद रखिए और निपटाइए, नोट कीजिए इसे आप। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये सेगमेंट शुरू होता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी उसमें कहानी क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, मजा आएगा आपको कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सेटअप है, जो सेटअप आप जानते पहचानते हैं। यहां पर एक आप लेते हैं ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया, एयर मॉलिक्यूल्स भी नहीं है, और यहां क्वार्ट्ज विंडो लगाते हैं, मतलब आर पार लाइट जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और यहां एक सोर्स रखते हैं जो लाइट निकालेगा, है ना, सूरज देवता या बल्ब जो आप लगा रहे हैं। उसके बाद ये दो यहां पर प्लेट्स हैं। ये वाली प्लेट है फोटो सेंसिटिव प्लेट, जिसे हम कैथोड का नाम देंगे। यहां पे हम पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं, इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। एनोड को, यह कलेक्टर है, इसको हम एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें इस एनोड के पोटेंशियल को विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड बदलना होता है। तो वी कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए, एनोड एंड कैथोड, इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर। और दूसरा, इसमें से कितनी करंट जा रही है उसको नापने के लिए माइक्रो एम्पियर मीटर लगाते हैं, जिससे हम करंट को डिटेक्ट कर सकें कितनी जा रही है। ये सेटअप हो गया। अब उसके बाद यहां पर हम सोर्स, एक बल्ब जलाएंगे, लाइट डलवाएंगे और यहां देखेंगे कि भैया कितनी करंट फ्लो हुई। अब यहां पे तीन, इस फिल्म के अमर अकबर एंथोनी, तीन हीरो हैं। पहला हीरो कौन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी यहां पर जो बल्ब लिए हुए हो, उस बल्ब को अगर 100 वाट, 200 वाट, 400 वाट, 1000 वाट कर रहे हो तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी चमक को बदल रहे हो। बात समझे। यहां पर तो कोई सोर्स लाइट वाला रखना है। मान लो एक बल्ब जला रहे हो सरलता के लिए, तो बल्ब अगर 100 वाट का है, उसकी जगह 200 वाट का ले लोगे तो इंटेंसिटी बढ़ गई, उसकी चमक। इस तरह से बदल बदल के हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स V, ये जो C और A के बीच का जो पोटेंशियल है उसको चेंज करके हम देखेंगे कि भैया ये करंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या और किस चीज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात, फ्रीक्वेंसी, ये जो बल्ब जलाए हैं वो किस कलर का है, लाल है, पीला है, नीला है, गुलाबी है, हरा है।
अगर आप रंग बदल रहे हो, ऐसा सोच लो सरलता के लिए, तो उसका मतलब है कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो। तो 3, अब क्या करोगे, जब भी एक का इंपैक्ट देखना होगा कि भाई इंटेंसिटी का करंट पे क्या प्रभाव है, तो बाकी 2 फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, नहीं बदलते हैं, वरना हम समझ ही नहीं पाएंगे किसकी वजह से बदल रहा है। इसमें तो 3-3 खिलाड़ी हैं ना, तो कौन शक्तिशाली है या किसका प्रभाव क्या है, वो जानने के लिए एक को खुला छोड़ देते हैं, 2 को बांध देते हैं, जिससे हम पकड़ पाए कि वो क्या कांड, कितना बड़ा कांड कर सकता है। नीट में टॉपर हो सकता है कि नहीं हो सकता, कहना नहीं वे। तो आप बात समझे ना, इसके तहत हम आगे की जर्नी को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। तो पहली चीज हम समझने वाले हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैंने कहा था तीन तीन यहाँ पे हीरो है, एक तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, और तीसरा फ्रीक्वेंसी। तो अब अगर हम इंटेंसिटी का हिसाब किताब देखना है, तो बाकी 2 लोग पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये देखिए स्पष्ट शब्दों में मैंने लिख दिया, जैसे आप भूले ही ना, एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड नोट्स। ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब इन प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फिक्स रखा, बदलेंगे नहीं। बदलेंगे क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी इस बल्ब को एक बार 100 वाट का जलाएंगे, फिर 200 वाट का जलाएंगे, फिर 500 वाट का, फिर 1000 वाट का, और देखेंगे कि यहां क्या हो रहा है, क्योंकि करंट नापने के लिए हमारे पास सिस्टम मौजूद है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप बढ़ाते हो, 100 का 200 वाट, 200 का 400 वाट, 1000 वाट, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ने लगती है। इससे नाप लेते हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात यह आ गई कि भैया इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ती है। ये हम पहला प्रभाव समझ गए। ये स्मॉल आई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल आई का मतलब यहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बढ़िया। अब दूसरे असर को देखने की कोशिश करेंगे। अब पहला इंटेंसिटी हम समझ गए, दूसरा इफेक्ट ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब बेसिकली इसके 2 रूप होते हैं। क्या रूप है समझिएगा। इस प्लेट के पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। इस प्लेट का एक बार हम पोटेंशियल निगेटिव में लेके जाते हैं, फिर हम देखते हैं इस करंट पे क्या प्रभाव हो रहा है, और अगली बार इसका पोटेंशियल हम पॉजिटिव में लेके जाते हैं, और फिर हम देखते हैं क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, जब हम निगेटिव में लेके जाते हैं, इसके इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल गिरा रहे हैं, तो ये देखिए ये ग्राफ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो करंट कह लीजिए, और ये एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव। अभी आपसे बात, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है रिटार्डिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है निगेटिव लगाओगे तो उसके आने की रफ्तार कम होगी, क्योंकि ये रिपल्शन लगाएगा। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, एक ऐसा पोटेंशियल आपको मिलता है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच ही ना पाए। जब इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएगा तो करंट की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो पोटेंशियल होता है जहां पर फोटो करंट की वैल्यू 0 आ जाती है, ऐसे पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ के ये सब कहानी लिखा, या कट ऑफ पोटेंशियल। कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो रिटार्डिंग पोटेंशियल या एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल जहां पर शून्य करंट, फोटो करंट फ्लो कर रही हो। बढ़िया, एक असर हमने देखा। अब दूसरा असर हम क्या देखते हैं कि यहां पर हम पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव यानी इस वाली प्लेट को हम इसकी रेस्पेक्ट में पॉजिटिव करते जाते हैं। जब पॉजिटिव करते जाते हैं तो हम देखते हैं जो फोटो करंट थी वो बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते एक फिक्स वैल्यू पहुंच जाती है जिसे हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। उसके बाद अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओगे तो घंटा इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब समझे, एक पीक वैल्यू अचीव कर लेगी, सैचुरेट हो जाएगी, उसके बाद कितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल आप कर दो, इसका कुछ नहीं होने, ये नहीं बढ़ने वाली। ये कब की बात है, जब हम एनोड के प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। घटाने वाला समझाया, स्टॉपिंग, बढ़ाने वाला सैचुरेशन। अब इसमें एक कांड और देख लीजिए कि अगर आप इंटेंसिटीज को बढ़ा देते हैं, 100 वाट की जगह 200 वाट का बल्ब लगाते हैं, तो फिनोमिना वही रहता है, बस सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ती चली जाएगी। ये दोनों बातें आपने सीख ली। क्या है, पोटेंशियल का ये जो पोटेंशियल है एनोड का, उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है दूसरे हीरो का कांड। इंटेंसिटी वाला समझ गए थे, पोटेंशियल वाला है। अब यहां पर देख लीजिए,
कोई भी इंटेंसिटी आप लगाते जब हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहता तीनों के लिए, उनकी सैचुरेशन करंट बदली होती है। तो यहां से एक रेफरेंस और समझ में आ गया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अलग अलग इंटेंसिटी के लिए भी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। यानी यहां से जिस रफ्तार से ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, भाई इसका नेगेटिव पोटेंशियल देखते तो रोकने के लिए ना, तो वो सभी के लिए एक ही पोटेंशियल है। यानी एनर्जी आई बढ़ाने पर इसकी निकलने वाली एनर्जी नहीं बढ़ रही है। तो दो रेफरेंस निकले ये पूरी कथा सुनाने पर। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम आई, यानी इंटेंसिटी कुछ भी रखो, वी पोटेंशियल नहीं बदलेगा। दूसरा, के मैक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आई। के मैक्स का मतलब इसी से कोरिलेट करते हो, के मैक्स का मतलब है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं उनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और वो बराबर हो जाती ईवी नॉट के। यहां जो आप इसको रोकने के लिए कितनी एनर्जी निकालो लगाओगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को ई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप जानते हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये फॉर्मूला बचपन में या 10th में आपने पढ़ा था या 12th में भी। तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, एनर्जी है ना ये। तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ती, क्यू ही, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इतनी एनर्जी। तो एनर्जी का लेना देना, के मैक्स का लेना देना आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल से, इंटेंसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आप इंपैक्ट देखे हो इन दोनों प्लेट के बीच का जो आपने V रखा है। तो के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। अब हम बात करते हैं तीसरा हमारे ध्वनि में एंथोनी की फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क होता है। तो फ्रीक्वेंसी में हमने देखा कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, ये मतलब निगेटिव साइड में बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा, यानी वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के निकल रहे हैं। ये बात यहां से पकड़ लेनी चाहिए। अब K max depends on nu. If you are increasing the nu frequency, K max is increasing. तो जो K max है या एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये बात तीसरे का इंपैक्ट हमने देख लिया। अब ये मान लीजिए दो मेटल्स आपने लिए हैं और दो मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ आपने खींचा। तो आप क्या देखते हैं कि दोनों मेटल्स A और B दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इन दोनों का स्लोप सेम रहता है। दूसरा, अगर यहां पर अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ तो यहां देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो पहली बात ये कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली बढ़ता है, थोड़ा सा समझिएगा। और दूसरा, ये पहली बात लिख दी। दूसरा, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 0 होती है, यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये यहां पर कोई करंट नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 0 है। तो इसे बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वो फ्रीक्वेंसी जहां पर आपका करंट 0 हो जाए, इसके बाद कोई इजेक्शन नहीं होगा। तो देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। ये दो पॉइंट क्या है, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है। तो सेम स्लोप है जैसे मैंने बताया, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों की डिफरेंट है। यानी मेटल ए और मेटल बी का अगर ग्राफ प्लॉट करते हो वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो दोनों का स्लोप सेम आएगा, यानी पैरेलल लाइंस आएंगी, लेकिन दोनों की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहने वाले हैं, वहां वो डिफरेंट होती है। तो ये भी बात, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए नंबर चौथा, नो टाइम लैग। मतलब जैसे ये रेडिएशन या फोटॉन्स रेडिएशन इस पे हिट करता है, ये झट से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देते हैं। रेडिएशन पड़ने और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच में केवल 10 की पावर -9 सेकंड का गैप रहता है। तो 10 की पावर -9 सेकंड इज वेरी वेरी लेस। लगभग ये प्रोसेस इंस्टेंट है, पड़ा नहीं कि निकला नहीं, अगर निकलना है तो। वैसे एक और जानकारी दे दूं, आगे मैंने लिखा भी होगा कि अगर 100 फोटोन इस पे पड़ते हैं मेटल पे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे,
1% से भी कम, 100 में कोई एक निकलता है। अधिकतर की एनर्जी इतनी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ही कम, 1% से भी कम होते हैं निकलने वाले। तो स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंट प्रोसेस है, ये आप पकड़ लिए हैं। दूसरी बात यहां क्या की जाती है कि भैया अगर ये प्लेट है, मान लो इस प्लेट के हम पास में कोई सोर्स रखें या हम दूर कर दें, ये मान लो D1 है और ये D2 है, तो इससे फर्क कुछ पड़ेगा? तो इसका आंसर है जी हां, फर्क पड़ता है। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो चेंज हो जाती है। तो यहां क्योंकि इंटेंसिटी यहां से भाई दूर करोगे तो इंटेंसिटी घट जाएगी। इंटेंसिटी जो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर इसका मतलब है फोटोन पर सेकंड, इस पे जो पड़ रहा है फोटोन पर सेकंड कम हो जाएंगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलने वाले कम हो जाएंगे। इसका मतलब है करंट कम हो जाएगी, प्रोपोर्शनल है, और ये 1/d² के है। तो कुल मिला के जो करंट होगी वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर दूरी बढ़ा देते हैं सोर्स की तो इससे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट निकल रही है वो घट जाएगी इसके स्क्वायर के। I इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। इसको याद रखिएगा। इसलिए I2/I1 इज इक्वल टू D1²। ये देखो उल्टा है, D1²/D2²। ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप दूरी बढ़ाते हो तो इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा, करंट चेंज हो जाती है। ये पकड़े रहिएगा, उम्मीद है बात को स्पष्टता से हम बता पा रहे हैं। ये देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर। तो ये एमिटर कलेक्टर की बात कर रहे हैं यहां पर। ये अगर एमिटर है और ये कलेक्टर, तो स्टॉप ये कितने पास या दूर हैं, इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मैंने बताया था 10⁻⁹ सेकंड ही लगते हैं। यूवी रेज अधिकतर मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा देती हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजिबल लाइट है कह लीजिए, वो एल्कलाई मेटल से नॉर्मली इजेक्ट की, जो विजिबल लाइट है वो एल्कलाई मेटल चाहिए उससे इजेक्शन करा पाती है। वर्क फंक्शन डिपेंड करता है किस मटेरियल से वो बना है मेटल, और नेचर ऑफ द सरफेस क्या है, ये भी आप पकड़ पाए। अब ये आता है कि भाई ये जो इवेंट घटी, जहां पे हमने देखा, कई घटनाएं देखी कि भैया जो है अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने पर Kmax नहीं बढ़ता, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ता। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और एक मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होती है जिसे आप बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम का आप अगर एमिशन कर सोर्स लगा देंगे, जो रेडिएशन लगा देंगे, तो कभी भी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो कभी नहीं निकलता। तो ये बातें जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी, क्योंकि वेव ही है ना, लाइट छोड़ रहे हो, तो ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इसे बोलते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, द इंडिपेंडेंस ऑफ Kmax ऑन द इंटेंसिटी, ये जो एक्सपेरिमेंटली चीजें निकल रही हैं कि Kmax इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करता। ये हुआ कि भाई क्लासिकल वेव थ्योरी से समझाओ, तो क्योंकि जो वेव थ्योरी होती है उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू A²। वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़े हुए हो। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो यहां पर, या एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे या इंटेंसिटी बढ़ाए तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या है कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब जो यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया EM का। हायर एनर्जी डेंसिटी अगर कम जगह में पड़ने लगी, तो जब यहां पे ज्यादा एनर्जी पड़ रही है तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो ज्यादा एनर्जी को लेकर निकलना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं रहा एक्सपेरिमेंटली। इस वजह से आपकी जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी वो फट गई, फेल हो गई। समझ में आई ना बात? क्योंकि क्या था उसमें, जो क्लासिकल वेव थ्योरी थी, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। EM वेव की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, अगर उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ जाती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है, तो इतनी जगह पर अब एनर्जी बढ़ रही है ज्यादा। जब ज्यादा एनर्जी पड़ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए फेलियर हो गया, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब क्या था कि एक लाइट वेव अगर हमने यहां पर ली,
उसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी ले लें, अगर इसको हमने छोड़ दिया यहाँ पर कि चलो भाई धूप पड़ रही है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अभी नहीं एमिट हुआ है तो घंटे भर बाद एमिट हो जाए, अरे एक दिन बाद एमिट हो जाए, एक साल बाद एमिट हो जाए, ये तो कभी एमिट नहीं होता है। क्योंकि मान लो सर्दियों की धूप है थोड़ी, आपने लोहे की कुर्सी छोड़ दी तो तुरंत गर्म नहीं होती भाई। धूप में जो मई जून चल रहा होता है उसमें 10 मिनट में गर्म होती है, लेकिन कुर्सी आपने धूप में छोड़ दी तो अगर 10 मिनट में नहीं गर्म हुई तो 2 घंटे में गर्म हो जाए, 4 घंटे में गर्म हो जाए, लेकिन वो गर्मी नहीं हो रही। तो कहने का ये मतलब है कि जो वेव थ्योरी कहती थी कि भैया ये जो एग्जिस्टेंस है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, कि इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर इस पे डलवाओगे तो कभी एमिशन नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी चाहिए तो झट से नहीं मिली तो 1 घंटे लगातार खींचता रहेगा, 1 घंटे में इतनी एनर्जी ले लेगा कि निकल आए। इस पॉइंट को भी बताने में ये फेल कर गए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, वेव थ्योरी फेल कर गई। तो ये दूसरा एपिसोड रहा जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस पे जो वेव थ्योरी थी वो इंस्टेंट एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को साबित नहीं कर पाई, क्योंकि उनका कहना था कि भाई ये मान लो मेटल है, ये वेव फ्रंट है, वेव थ्योरी में तो वेव फ्रंट रहते हैं, तो वेव फ्रंट इस पे पड़ेंगे तो ये जब इसके ऊपर पड़ेगा तो ये तो भैया छोटा सा एनर्जी का पार्ट इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो अगर छोटा सा ले पाएगा तो उसको धीरे धीरे कई वेव फ्रंट पड़ेंगे तो इट विल टेक सर्टेन टाइम कि इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाए, क्योंकि एक बाद में जो इंटरसेप्शन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी पूरे का छोटा सा हिस्सा ही उसके भाग में आ रहा है, तो कुछ समय लगेगा कि उसको उतनी एनर्जी मिले तब ये महाशय निकल पाएंगे। तो ये एनर्जी पढ़ने में और इलेक्ट्रॉन निकलने में टाइम लैग होना चाहिए, तुरंत नहीं निकल सकता। यहां तो तुरंत निकल रहा, इंस्टेंट प्रोसेस है, ये भी फेल हो गया मामला। अब ये भी चीजें अटक गई, तो आपने देखा कि वेव थ्योरी इसको भी फेल कर गई। यानी पहले ये फेल करी कि के मैक्स क्यों डिपेंड करता है, के मैक्स की नो डिपेंडेंसी, नो डिपेंड आई, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या रहा कि भैया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड, न्यू नॉट लिख देते हैं। और तीसरा रहा इंस्टेंट प्रोसेस, जैसे कि आपके दिमाग में आ जाए इंस्टेंट प्रोसेस। ये तीनों चीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाए क्लासिकल वेव थ्योरी वाले। अब जब ये एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए तो भसड़ मच गई, फिर तो कोई चाहिए था ना जो इसको एक्सप्लेन करे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन पिक्चर में आए। 1905 में उन्होंने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लिया, जो कि पहले आ चुकी थी, जिसमें कहा गया था कि जो लाइट चलती है वो एनर्जी पैकेट्स क्वांटा या फोटोन के नाम, उसका फोटोन बोल दो, फोटोन के फॉर्म में चलती है। उसका सहारा लेके आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया और सब कुछ बैठा दिया। इसके लिए 1905 में बताया था, 1921 में जाके उनको नोबेल प्राइज मिला। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसे इन्वेंशन हो जाते हैं जिसका असर समझने में 10-20 साल लग सकते हैं, तब दुनिया की समझ में आता है कि ये जो इन्वेंशन हुआ था ये तो भाई भयानक था, अभी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आजकल एआई चल रहा है, तो कई लोग कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं, कई लोग कह रहे हैं बवाल हो जाएगा। तो आने वाले 5-10 सालों में समझ में आएगा किस रूप में ये कांड होने वाला है। एनीवे, आप बात पकड़े। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो जैसा मैंने बताया कि आइंस्टाइन पिक्चर में 1905 में उन्होंने बताया कि जो लाइट है भाई प्लैंक्स थ्योरी का सहारा लिया और उसमें फोटोन के पार्टिकल फोटोन के टाइप में चलते हैं। अब ये क्या होता है, ये जब फोटोन के तरीके से चलते हैं लाइट वाले, तो उन्होंने कहा कि भैया जो ये जो कांड हो रहा है, इस मेटल पे जो पढ़ने वाला बंदा है वो भी पैकेट है और निकलने वाला भी पैकेट है, मतलब ये भी पार्टिकल और ये भी पार्टिकल, समझ रहे हैं ना, ये दोनों के दोनों पार्टिकल। तो ये इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स है और 1 to 1 है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकरा रहा है। आइंस्टाइन की कुछ भाषाएं थी लेट डाउन की, और उसके बेसिस पे जो कबाड़ा हो रहा था, अनएक्सप्लेनेबल जो चीजें थी उसको एक्सप्लेन किया। तो आप समझे, इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, 1 to 1, फोटोन टू इलेक्ट्रॉन। दूसरा इन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, इसलिए मिनिमम एनर्जी के लिए वर्क फंक्शन की जरूरत है। ये नहीं कि कुछ भी एनर्जी देंगे तो निकल आएगा, वो नहीं छोड़ के निकल पाता मेटल, इसलिए मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तीसरी बात उन्होंने कही कि किसी भी मेटल पर, ये बना है फोटो वैसे, किसी भी मेटल पर जो एनर्जी पड़ेगी, जो HNU के फॉर्म में पड़ने वाली है, उसका 2 भागों में यूटिलाइजेशन होगा। एक तो वर्क फंक्शन में खपत होगी इसकी, और दूसरा जो बचेगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। ये तीसरी इक्वेशन में वो क्या कह देंगे
E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक के मैक्स, इसको हम तीसरे में लिखेंगे। तो यहां पर इन्होंने बताया कि जो पढ़ने वाली एनर्जी है उसका दो जगह यूटिलाइजेशन हो रहा है, एक तो वर्क फंक्शन के लिए और दूसरा जो बची उसको काइनेटिक एनर्जी ले जाने के लिए। इसी बात को आइंस्टाइन ने किया। अच्छा, यहां पे ये भी बताया कि जो पढ़ने वाले फोटोन अगर वो 100 हैं तो निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो 1% से भी कम होते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये मैथमेटिकल इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे बना दिया। ये पढ़ने वाला का फोटोन का एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, और ये वर्क फंक्शन में इस्तेमाल हुआ, और के मैक्स जितना बचा वो काइनेटिक के मैक्स लेके चला गया। इसी इक्वेशन को तोड़ फोड़ के लिख दीजिए तो के मैक्स और ये एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, और के मैक्स का मतलब है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, और इसी में ये जो डब्ल्यू नॉट होता है इसी वैल्यू को आप लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। अगर आप इतनी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर इंसिडेंस कराएं तो काइनेटिक एनर्जी तब जीरो होती है। तो डब्ल्यू नॉट को एच न्यू नॉट लिख सकते हो, तो इस डब्ल्यू नॉट की जगह आपने एच न्यू नॉट पुट कर दिया। अब एच कॉमन ले लीजिए तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब आप ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है इन दोनों इक्वेशंस को आप बोलते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो एक ही है, इसी से घुमा घुमा के निकाली गई है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन की यही है। इसी से तरह तरह का हिसाब किताब हम बनाने वाले हैं। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। अब उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि जो जो मसले थे जो क्लासिकल वेव थ्योरी नहीं सॉल्व कर पा रही थी, उन्होंने कहा आप ठहरो अभी हम बताते हैं। तो पहली बात उन्होंने क्या कही कि जब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब पहले 100 लोग पढ़ रहे थे अब 1000 पढ़ रहे हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो अब 20 निकल लेंगे, क्योंकि ज्यादा ठोकने वाले मिल गए, मतलब ज्यादा रेडिएशन पड़ रहा है फोटॉन्स। इस वजह से इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट आपकी बढ़ जाती है। ये कहानी पहले संभाल ली। दूसरी एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। यहां पे देखिए तो ये हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर या काइनेटिक मैक्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट। अब यहां पर अगर आप इसको चाहो तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख दो। अगर यहां पर आप इस न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से छोटी कर दोगे तो ये निगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। निगेटिव होने का मतलब है के मैक्स निगेटिव होना, और के मैक्स निगेटिव कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो नॉन निगेटिव होती है, जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव, क्योंकि फॉर्मूला ही आप पढ़े हो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये पढ़ते हो ना काइनेटिक एनर्जी का। मैक्स लिखो चाहे ना लिखो, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, मास नेगेटिव होगा नहीं, और v का स्क्वायर है तो नेगेटिव भी रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी नॉन नेगेटिव नंबर होती है। तो अगर ये मीनिंगलेस हो गया, भाई ये नेगेटिव निकाल दिया ना, अगर आपने एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी डलवाई तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, जो कि एब्सर्ड बात है या मीनिंगलेस बात है, इसलिए इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस है। तीसरी घटना एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कैसे करता है। ये देखिए फॉर्मूला उन्होंने बता रखा था। अब यहां पर एच कॉमन ले लो तो जब न्यू बढ़ाओगे तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। इफ यू आर इंक्रीजिंग द न्यू, के मैक्स इज इंक्रीजिंग। इस इक्वेशन से, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये यही हो गया कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, बस के मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, बात खत्म। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि भैया इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं डिपेंड करती क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना, ना कि एक फोटॉन की एनर्जी को बढ़ाना। एक फोटॉन की जितनी एनर्जी वो तो वही रही है, बस संख्या बढ़ाई है आपने, है ना। तो संख्या बढ़ा रहे हो, इसलिए एक जो इजेक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा एनर्जी से नहीं होगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन भले एमिट हो जाए लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की के मैक्स नहीं बढ़ेगी, इसलिए ये इंटेंसिटी के मैक्स इंटेंसिटी पर नहीं डिपेंड करती, के मैक्स फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और आखिरी बात उन्होंने बताई टाइम लैग की समस्या कि भाई टाइम लैग इसमें काहे होगा, एक पार्टिकल फोटॉन की टक्कर एक दूसरे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से हो रही है, तो जब पार्टिकल पार्टिकल का इंटरेक्शन है तो उसमें टाइम लैग की कोई संभावना नहीं। आप साइकिल चला रहे हैं, स्कूटी चला रही हैं, खुदा ना खास्ता भिड़ गई साइकिल वाले से तो भड़ाक से चोट लगती है, 10 मिनट बाद थोड़ी चोट लगती है, तो दो पार्टिकल का टक्कर है, फट से होगा जो भी होना है। तो ये कांड हो गया यहां पर। तो इन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी उठाकर जो जो मसले थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
एक ऐसी घटना है, अभी हम देखेंगे, और जहां पर आपको वेव को पार्टिकल नेचर मानना पड़ रहा फोटोन के फॉर्म में। तो वेव वाली प्रॉपर्टी तो होती ही है जो हमने साबित की इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में, वो वेव प्रॉपर्टी थी। अब हमें कहना पड़ रहा है कि भैया उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, फोटोन है। तो इस वेव के पास दो नेचर हो गया, पार्टिकल नेचर और साथ में मैटर वाला नेचर। मैटर वाला नेचर क्या होता? मास होना किसी में, या वो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट कर दे, वो काबिलियत होनी, दोनों ही काम हो रहा है। तो इसलिए आपके पास जो रेडिएशन है, आपने साबित कर दिया रेडिएशन का मतलब वेव वाली प्रॉपर्टी थी और मैटर वाली और आ गई। तो ये वेव का डुअल नेचर साबित हो गया। अभी आगे लिखा मिलेगा। अब आगे की बात करेंगे, क्या मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है, देखेंगे। अब यहां पे कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये ग्राफ बनाया गया है के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच। तो के मैक्स की इक्वेशन होती है एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब यहां कंपेयर कर दीजिए, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम होता है स्लोप या ग्रेडियंट। अब एम को यहां पे किया तो एच आ गया, एम बराबर टेन थीटा बराबर एच। यानी कोई भी दो मेटल लेते हैं, मेटल ए या मेटल बी, दोनों का स्लोप सेम होगा। और वो स्लोप सेम क्यों है? क्योंकि ये प्लैंक्स कांस्टेंट से एच आ रहा है। एच तो कांस्टेंट होता है। जब ये ध्यान रखना किसके बीच में ग्राफ प्लॉट है, नहीं तो कबाड़ा हो जाएगा। के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ये देखिए इस इन अक्षरों को, मतलब को पकड़े रहिएगा, इसके बीच में। तो इसका स्लोप हो जाएगा एच। मान लो ये आ जाए ग्राफ, पूछें कि भैया बताओ इसका स्लोप या कुछ भी, तो ऐसे बताना पड़ेगा। दूसरा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो कोई इजेक्शन नहीं होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बी वाला, ये जो फाई नॉट होता है या डब्ल्यू नॉट निकले हो, इसको एच न्यू नॉट से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो यहां पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वर्क फंक्शन भी ज्यादा है। यही वर्क फंक्शन ऑफ बी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि यहां पे दिख रहा है आपको कि बी वाला फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए वाले से ज्यादा है। तो इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग हो गई। दूसरी ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ये देखिए, आपने के मैक्स बराबर ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट होता है। यहां पर ई से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को, तो वी नॉट हो गया एच न्यू अपॉन ई या एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। अब हमने कंपेयर कर दिया वाई इक्वल टू मैक्स प्लस सी से। स्लोप आ गया h बाई ई, अब भी कांस्टेंट है। h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और e होता है इलेक्ट्रॉन पे बांध जाने वाला चार्ज, वो तो फिक्स ही होता, कोई भी मेटल ले लो। तो अगेन मेटल ए मेटल बी में स्लोप फिक्स्ड है। और अब स्लोप की वैल्यू है कितनी? h बाई ई। अगर प्लॉटिंग v नॉट और फ्रीक्वेंसी में की गई है तो बात खत्म हो गई, सेम फॉर ऑल मेटल्स। और ये इंटरसेप्ट निकालोगे, ये सी वाला हिस्सा, तो माइनस फाई नॉट अपॉन ई वर्क फंक्शन अपॉन ई निकल आएगा। कौन सी बड़ी बात है, समझ में आई? लेकिन पकड़े रहिए क्योंकि यही सब आएगा और यही सब करना है आपको। अच्छा, अब आता है क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि भैया पर सेकंड कितने फोटोन पढ़ रहे हैं और कितने निकाल रहे हो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, यही एफिशिएंसी है। कितने घंटे आप पढ़ रहे हो और कितने उसके बाद रिटेंशन है या कितना सवाल कर पा रहे हो। तो पढ़ना हो गया घंटा कि हम जोर लगाएं 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन पता लगा सवाल निकालने की बारी आई फिजिक्स के, तो 45 सवाल में 20 निकल पाए, 15 ही निकल पाए, तो वो एफिशिएंसी कम हो गई उसका मतलब। ठीक, तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड, और ऊपर रहेगा कितने निकले फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये Ne अपॉन NPH, ये हो गया आपको एफिशिएंसी। कहीं सवाल में दिया हो कि क्वांटम एफिशिएंसी x% है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे पर सेकंड, x अपॉन 100 इंटू NPH। PH का मतलब फोटोन, PH मतलब फोटोन। तो ये, और इसको आप यहां पर इसको याद कर सकते हैं। NPH का मतलब हो गया नंबर ऑफ फोटोन कितने निकल रहे हैं, वो चाहे 5 इंटू 10 की और 24 पी लेमडा के बराबर, ये शॉर्टकट है बनाया हुआ है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने निकल रहे हैं, दिस इंटू पावर है, पी फॉर पावर ऑफ सोर्स, और लेमडा यानी वेवलेंथ, इसको भी पकड़े रहिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होती है भाई, जितना चार्ज अपॉन टाइम, ये तो बचपन से पढ़े हैं हम लोग। तो ये Ne इंटू ई हो गया। Ne का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, और ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कौन सा बड़ा कांड है इसमें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ जो हम बता चुके हैं फिर से रिपीट कर देते हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, क्योंकि ई पढ़ रही थी एच न्यू और उसके दो जगह खपत हो गई, एक तो वर्क फंक्शन में, दूसरा के मैक्स में। दूसरी, आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है,
अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, ये हम बता चुके हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कर सकता है ये, और उसकी जो फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो इजेक्शन होगा, वरना तो कर ही ना पाएगा। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाई कॉम्पटन एंड रमन इफेक्ट। जो पार्टिकल नेचर था जो कि डुअल नेचर में आ रहा है, इसके अलावा कॉम्पटन एंड रमन इफेक्ट भी ऐसे इफेक्ट्स हैं, फिनोमिना हैं, जहां पर यह साबित होता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर होता है। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए मेटल इज 400 नैनोमीटर। ये क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी इससे कम की वेवलेंथ, इससे ज्यादा की वेवलेंथ डालोगे तो मतलब एनर्जी अगर कम रही इस वेवलेंथ पे तो एमिशन नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज 1.5 ईवी। जो मैक्सिमम के मैक्स है वो 1.5 ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो यहां पर देखिए लेमडा नॉट होता है 400 नैनोमीटर यानी 4000 एंगस्ट्रॉम। के मैक्स का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। इसको लिख सकते हो के मैक्स, इसको लिख सकते हो एच सी अपॉन लेमडा, इसको भी लिख सकते हो एच सी अपॉन लेमडा नॉट। लेमडा नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहां पर ये के मैक्स थी 1.5 वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका शॉर्टकट यूज किया, एच सी की जगह 12400 और लेमडा को एमस्ट्रॉम में रख देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। अब यहां पर एच सी की वैल्यू 12400 और लेमडा नॉट 4000 एमस्ट्रॉम कर दिया। 400 नहीं रखना, 12400 के बाद एमस्ट्रॉम में रखते हैं तो 400 नैनोमीटर का मतलब है 4000 एमस्ट्रॉम। ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये 1.5 ईवी 12400 अपॉन लेमडा, इसको डिवाइड किया तो -3.1 ईवी आ गया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लीजिए, ये 12400 अपॉन लेमडा और इस 3.1 को 1.5 में जोड़ दीजिए तो 4.6 आ जाएगा। अब लेमडा निकालने की बारी आई तो 12400 अपॉन 4.6 एमस्ट्रॉम और ये आ गया 2696 एमस्ट्रॉम। ये आपका यहां पर आंसर हो गया। तो कितना सरल सवाल है, लेकिन आपको आना चाहिए। नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ये है द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो वर्क फंक्शन है किसी मेटल का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज दिस वन। जो इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर के बराबर है। फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बहुत सरल। फाई नॉट की वैल्यू है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन। लेमडा दे रखा था, उसको मीटर को हमने एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लिया। आप जानते हैं कि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होंगे, तो ये 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होंगे। अब यहां पर के मैक्स की बात करें तो एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहां एच सी का वही शॉर्टकट 12400 अपॉन लेमडा लिख दिया हमने 4800 एंगस्ट्रॉम में, माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू आ गई 2.58 जल्दी से करने के लिए सटासट, और ये माइनस 2.3 और ये आंसर आ गया 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप यहां पे आंसर आ गया। देखिए 3 लाइन का लगा। अब अगर कोई बच्चा नीट की पेपर दे रहा है और ये रह जाए उससे कहीं गलत, तो कितने बच्चे आगे निकल जाएंगे? तो सरल सवाल तो आपका गलती नहीं होना चाहिए। कोई भी इजी क्वेश्चन गलत हुआ भारी पड़ जाएगा। नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ए मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटिवली विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 और 6000 एमस्ट्रॉम। ठीक है, एक जो मेटल सरफेस थी, एक बार 3000 एमस्ट्रॉम की लाइट डाली गई, फिर 6000 एमस्ट्रॉम की लाइट डाली गई। इट इज ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स अंडर दीज इल्यूमिनेशंस आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी एक बार जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी दूसरे वाले से 3 गुना स्पीड रही, मैक्सिमम स्पीड की बात करें। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें वर्क फंक्शन निकालना है। कुछ डाटा दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट और सी की वैल्यू दे रखी है, वैसे भी हमें ये याद ही रहती है। के मैक्स का वैल्यू होता है हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट। अब 9 लेट्स 3000 एमस्ट्रॉम को अगर आप लेमडा मान लेते हो तो 6000 एमस्ट्रॉम को 2 लेमडा कहोगे, इसी का डबल तो है। बढ़िया। अब इसको देखते हुए आपने इस इक्वेशन को यानी के मैक्स को, जो कि हाफ एम स्क्वायर होता है, ये 1/2 कर दिया। ये 1 के लिए वैल्यू रखी, देखिए एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट,
और ये 2 के लिए एससी यहाँ लैम्डा की जगह 2 लैम्डा, क्योंकि 6000 एमस्ट्रॉम था उसके लिए। और यहाँ हो गया वी मैक्स पहले का स्क्वायर और वी मैक्स दूसरे का स्क्वायर, इसी का पहले और दूसरे का रेशियो ले लिया। वी मैक्स का रेशियो 3:1 था, तो उसको स्क्वायर करोगे तो 9:1 हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करोगे तो फाई नॉट की वैल्यू यहां से निकलेगी 7hc/16 लैम्डा। 7 रखिए, h और c की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे 6.2 दिया था तो 6.2 ही यूज करेंगे सवाल के हिसाब से, और c यूज किया और 16 और लैम्डा जो दे रखा था। अब इसको कैलकुलेट किया तो 1 ऊपर से इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो ये यहाँ पर देखिए आपका निकल रहा है रेशियो के बाद जूल में, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड मार दिया, तो 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ गया। बात खत्म हो गई, इसको भी आप नोट कर लें। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 1240 एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। एक 1240 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है किसी मेटल पे इंसिडेंट है, और मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में दे रखी है इतनी। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताओ, बताते हैं। इफ लाइट हैज इंटेंसिटी, अब देखिए इंटेंसिटी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, 100 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दो सवाल हैं, आइए करते हैं। तो पहले देखते हैं सॉल्यूशन। के मैक्स की वैल्यू hc/λ माइनस फाई नॉट, तो ये hc/λ और इसको लिख सकते हो h इंटू न्यू नॉट, क्योंकि हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है इसलिए न्यू नॉट लाना पड़ेगा वरना बात बनेगी नहीं। तो के मैक्स की वैल्यू यहां हो गई, hc की वैल्यू 12400 एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा में एंगस्ट्रॉम में हो गया 1240, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। और इस वैल्यू को, ये जो h लिखा है और न्यू नॉट लिखा है, इसको हमें किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड भी कर दिया है। क्योंकि अगर h और न्यू नॉट की वैल्यू ऊपर वाली ही रखोगे तो ये एसआई सिस्टम में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड किए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपने घटाया 10 में से, इसकी वैल्यू आ गई 10, ये तो दिख ही रहा है काट के, और इसकी वैल्यू आ गई 2, टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी के मैक्स कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा था ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये के मैक्स की वैल्यू 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12.8 × 10⁻19 जूल आपका आंसर आ गया। अब दूसरी बात समझेंगे, तो दूसरे में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि इसको एक्सप्रेशन हर बार निकालोगे 4 स्टेप करोगे कोई मतलब नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो n की वैल्यू होती है P⁻/hca, और P/a को आप I लिख सकते हो, तो I⁻/hc। I मतलब इंटेंसिटी है, ये दे रखा है। अब इसको वैल्यू रख दो। ये देखिए जो इंटेंसिटी 100 थी तो 100 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो ये देखिए 100/10⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। ये लैम्डा हो गया 1240 × 10⁻10, और ये वैल्यू h की हो गई और ये वैल्यू c की हो गई। कुछ नहीं करना, मल्टीपल गुणा भाग कर डाला, 62.43 × 10⁻22 मीटर -2 s-1, ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया बेटा। और ये आपका क्या, कितने फोटोन निकल रहे हैं, काम खत्म। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, यहां है व्हेन ए मेटल इज इरेडिएटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी मेटल के ऊपर आपने लाइट जब जलवाई है तो उससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी मैक्सिमम के कितनी है, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज्ड, जो आप लाइट डलवा रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी में 50% का इंक्रीज कर दी गई है फ्रीक्वेंसी, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जानते हैं जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो के मैक्स बढ़ जाती है, बढ़ गई यहां पर। अब कह रहा है कि इवेल्युएट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, आपको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बताने का है। तो के मैक्स की वैल्यू होती है hν माइनस फाई नॉट। तो पहले वाले केस में था 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और hν माइनस फाई नॉट, जैसा इन्होंने बोला था।
दूसरे में जब न्यू को हमने इंक्रीज कर दिया है 50%, जब 50% इंक्रीज कर दोगे तो न्यू डैश हो गई 1.5 न्यू। भाई 100 में 50 इंक्रीज किया, 150 यानी 1.5 न्यू 50% इंक्रीमेंट के साथ। इसके लिए इक्वेशन बना दी, तो यहां वैल्यू हो गई थी काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रहा देखिए एच न्यू हो चुका है 1.5 न्यू, तो 1.5 एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। अब इसमें हम कैलकुलेट बस को सॉल्व करना, फाई नॉट निकालना है। तो पहली इक्वेशन को मैंने लिख दिया फाई नॉट इधर लेते हुए, एच न्यू इज इक्वल टू 1.2 प्लस फाई नॉट। दूसरी को भी इसी तरह लिख लिया, तो 1.5 एच न्यू इज इक्वल टू 3.6 फाई नॉट को इधर, जिससे हम डिवाइड करें तो एच न्यू कट जाए, सीधे फाई नॉट निकल आए। सॉल्व करने का तरीका आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ गया, इसको इससे 4 लिखा ना 4/3 1.5 और 3.6 प्लस फाई नॉट 1.2 प्लस फाई नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लीजिए जो करते हैं आप। इसको मल्टीप्लाई किया 1.8 और 1.5 फाई नॉट बराबर 3.6 प्लस फाई नॉट। यहां वैल्यू हो गई 1.5 फाई नॉट में, इस फाई नॉट को घटाओगे 0.5 फाई नॉट, 3.6 से 1.8 गया तो 1.8 बचा। तो यहां पर वैल्यू हो गई फाई नॉट की 1.8 अपॉन 0.5, यानी इसका डबल हो जाएगा, यानी 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने निकाल लिया। अच्छा सवालों में से ये है, आता खूब है, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। तो ए लाइट बीम ऑफ 2 मिलीवॉट पावर एंड 6000 एंगस्ट्रॉम wavelength incident on a photocell if threshold wavelength of the emitter is 7000 angstrom, ये threshold wavelength है, and 2% incident photon eject the photoelectron, यानी जो फोटॉन्स पड़ रहे हैं उनमें से केवल 2% ही काबिल होंगे जो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट इन द फोटोशेल। अब ये हॉट्स टाइप का सवाल हो गया, हमें सैचुरेशन करंट की वैल्यू निकालनी है। तो लेट n फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन एमीटर, मान लीजिए एमीटर पर n फोटॉन्स पर सेकेंड पड़ते हैं, तो पावर क्या हो गई NHc अपॉन लेमडा, ये पावर हो गई। अब n की वैल्यू निकाल लो, तो p लेमडा अपॉन hc, ये फॉर्मूला याद करके रखना। ये वैल्यू हो गई, p की वैल्यू डाल दो 2 × 10 की पावर, ये देखिए लिखा है पावर 2 मिलीवॉट, तो 2 × 10 की पावर -3, लेमडा हो गया 6 × 10 की पावर -7, क्योंकि 6000 एंगस्ट्रॉम था, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6 × 10 की पावर -7, प्लैंक्स कांस्टेंट और c की वैल्यू सॉल्व किया तो n की वैल्यू आ गई 6 × 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड। अब यहां पर ये जो इफ पर सेकेंड नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन Ne क्या है 2% इसका, तो Ne की वैल्यू हो जाएगी 2% ऑफ दिस वन, क्योंकि ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तो 2% है, तो 2/100 इंटू n, तो 2/100 इंटू दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू हो गई नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड 12 × 10 की पावर 13। और सैचुरेशन करंट कितनी हो जाएगी IS इज इक्वल टू Ne इंटू एस, क्योंकि पर सेकेंड ही तो निकल रहे हैं, तो 12 × 10 की पावर 13 इंटू इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज 19.2 × 10 की पावर -6 एम्पियर, ये सैचुरेशन करंट है। तो ये अच्छा सवाल है, चीजें बेहतर करना है तो जरूर समझ लीजिए, नोट कर लो इसे आप। तो बच्चों करते ही ये क्वेश्चन, ये द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड required to bend photoelectrons of maximum energy in a circle of radius 50 सेंटीमीटर। जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मेटल प्लेट से, उनकी जो के मैक्स पे निकल रहे हैं उनको आप बेंड करना चाहते हो और सर्कुलर मोशन कराओगे 50 सेंटीमीटर में, तो वो बेंड क्यों होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लगाए होगे आप सर्कुलर मोशन के लिए। तो लाइट वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम की जो लाइट है, जब इंसिडेंट ऑन ए बेरियम, इतने ये टेस्ला दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा के बैठे, तो व्हाट वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस डाटा, इस डाटा से उस पर चार्ज कितना है वो कितना आवेगा। वर्क फंक्शन बेरियम का 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मालूम रहता है, फिर भी 9 × 10 की पावर -31 है। अब यहां के मैक्स की वैल्यू होती है ½ mv max स्क्वायर इक्वल टू hc अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट। यहां से v max निकालो, है ना, तो v max निकाला तो √2/m, इसी को सॉल्व कर लिया यहां पर ऐसे, और सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, सारी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद जब कैलकुलेट, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें, कैलकुलेट करी तो v max आ गया 2/3 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड।
इतनी मैक्सिमम स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब उसमें आप जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो गोल गोल चक्कर मारने के लिए उसको सेंटीपीटल फोर्स चाहिए, mv²/r। और इस पे ये फोर्स मिलेगा कहां से? मैग्नेटिक फोर्स से। तो QVB मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो QVB में Q की जगह इलेक्ट्रॉन, V की जगह V मैक्स और B की जगह मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां V मैक्स को इस स्क्वायर से काट दीजिए, तो E की वैल्यू कितनी आ गई? mv मैक्स अपॉन BR मैक्स। M का वैल्यू रखा है इलेक्ट्रॉन का, और ये V मैक्स जो निकाला था 2/3 × 10⁶, और ये वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और R मैक्स 0.5, क्योंकि 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर। अब इसको सॉल्व किया तो 1.8 × 10⁻⁹ कूलाम इस इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज है, इस एक्सपेरिमेंट या इस जो हम घटना कर रहे हैं उसमें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल था। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। यहां है द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये देखिए V0 है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी पे ये न्यू है। तो ग्राफ जो है पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन को शो किया गया है। कैलकुलेट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट और वर्क फंक्शन। आइए निकाल लेते हैं। K मैक्स की वैल्यू होती है EV0 इज इक्वल टू hν माइनस hν0, हम जानते हैं। तो यहां से h की वैल्यू निकालोगे तो EV0 अपॉन न्यू माइनस न्यू0। बढ़िया। अब यहां पर वैल्यू रख दो। E इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? ये देखिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी के लिए ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां पर ये लिखिए V0 हो गया 1.656 ये वैल्यू, और नीचे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ν0, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो न्यू का मतलब 5 - 1 और 10⁻14 में चल रहा, तो 10⁻14 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी वैल्यू आ गई, देखिए 1.6 × 1.6, इसी को सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। नीचे 4 आ गया, 10⁻33, और ये वैल्यू आ गई आपकी 6.624 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। दूसरा कह रहे वर्क फंक्शन बताओ। तो वर्क फंक्शन हम जानते ही हैं कि φ0 की वैल्यू होती है hν0। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दो यहां पर, जो निकली थी ऊपर से, और ν0 इधर से आ गया 1 × 10⁻14, और ये आ गया 6.624 10⁻20 जूल, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है जूल को। तो 1.6 × 10⁻19 से डिवाइड मार दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल आपको आएंगे, तो भी ज्यादा जद्दोजहद नहीं है, बस थोड़ा समझदारी रखिए और करते जाइए। तो नोट कर लीजिए इसे आप। अब डुअल नेचर रेडिएशन का अगला टॉपिक देखिए। आपको बताया था मैंने कि डुअल नेचर में जो वेव का नेचर था, और ये रहा आपका मैटर। तो जो वेव की यानी लाइट, यस, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की लाइट में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों घटनाएं किसको साबित करती हैं कि लाइट के पास या EM वेव के पास वेव नेचर है। अब आपने कहा कि इसी वेव के पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता है पार्टिकल नेचर, तो इस वेव के पास पार्टिकल नेचर भी है। मैटर क्या होते हैं? मास हो और मोमेंटम ट्रांसफर कर सके। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये डुअल नेचर शो कर रही है। कहीं पर वेव नेचर, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन उन घटनाओं का नाम है, और यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वेव के पास मैटर की प्रॉपर्टी भी है, यानी ये डुअल नेचर शो करती है। और साथ में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा भी कुछ क्रॉम्पटन एंड रमन इफेक्ट थे, जो ये शो करते थे कि इनके पास पार्टिकल नेचर है। अब जब ये मामला उठा, तो रेडिएशन हैज डुअल नेचर, वेव के पास डुअल नेचर है। तो जो हमारा पार्टिकल है, मतलब आप बात कर रहे हैं ना वेव के पास पार्टिकल नेचर, तो भैया पार्टिकल के पास वेव नेचर क्यों नहीं? ये डिब्रॉय, ये ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते डिब्रॉय हैं। तो डिब्रॉय साइंटिस्ट थे, वो इस बात के पीछे पिल गए कि जब हमारा वेव के पास पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल के पास वेव नेचर क्यों नहीं? क्यों हो गया? उसके पीछे उन्होंने दो चीजें प्रमुखता बताई कि ये होना ही चाहिए। इस वजह से क्या वजहें थी? तो डिब्रॉय साहब ने क्या बोला कि जो मटेरियल पार्टिकल्स मोशन में होते हैं, जो पार्टिकल हैं वो जो मोशन में जब चल रहे होते हैं, तो उनको वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग उनके दो रीजंस थे। पहला रीजन क्या था
कि हमारा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बना है, एनर्जी और पार्टिकल मैटर। और एनर्जी और पार्टिकल दोनों इंटर रिलेटेड है आइंस्टाइन की इक्वेशन के अनुसार, E इज इक्वल टू mc²। ये एनर्जी और मास ये इंटर रिलेटेड है आपस में। तो जब भैया इसके पास मास वाली प्रॉपर्टी है तो इस मास के पास एनर्जी वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? होनी ही चाहिए। पहला ये उनका हाइपोथेसिस थी या एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट था। दूसरा मामला क्या, उन्होंने कहा कि जो जो नेचर है, सृष्टि है, भगवान समझ लीजिए, उनको भेदभाव नहीं पसंद है, वो सिमेट्री पसंद करते हैं। यानी ए अगर बी की तरफ जा सकता है तो बी से ए भी बन सकता है, अगर ए से बी बन सकता है तो बी से ए। एक को अगर फ्रीडम है तो दूसरे को भी फ्रीडम है। इन दोनों आर्गुमेंट को लेकर डी ब्रॉय ने बिल्कुल आर्गुमेंट किया कि भैया होगा ही। और बाद में ही तो उनकी थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस थी, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हुआ कि भैया हमारे मैटर के पास वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात कमाल की हो गई। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये डी ब्रॉय साहब को जो हमें नीट में सवाल लगाने उसको तहत कि भाई कुछ यहाँ पे फॉर्मूले जो आपको दिमाग में रहने चाहिए। तो आप समझ गए ना, डी ब्रॉय वेव का मतलब है जब कोई मटेरियल पार्टिकल जब वो मूव करेगा, चलेगा, तो वेव लाइक प्रॉपर्टी से एसोसिएट होगा। अगर वेव लाइक प्रॉपर्टी है तो उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv² या p²/2m। p है लीनियर मोमेंटम। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है? √2e/e है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, m है मास। ये याद कर लीजिएगा फटाफट सवाल निकालने के लिए। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल p वो होता है √2me, e मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब ये आता है डिब्रॉय वेवलेंथ। तो डिब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा होती है h/p, p है लीनियर मोमेंटम, या h/mv, या इस v की जगह ये वैल्यू रख दें, ये वाली वैल्यू, ये mv रखा है ना मोमेंटम, इसी की जगह आप मोमेंटम की वैल्यू p की वैल्यू रख दीजिए √2me। तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अब क्या होता है कि अगर कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, कोई बड़ा पार्टिकल जैसे ये पेन, अगर हम मूव करें तो ये जब ये पेन मूव करता है तो इससे आप कैलकुलेट करेंगे लैम्डा, तो ये 10⁻24 एंगस्ट्रॉम आती है। और हमारी क्षमता ही नहीं है कि 10⁻24 एंगस्ट्रॉम तक नपाई कर सकें। जो छोटी से छोटी वेवलेंथ हम नाप सकते हैं गामा रेस की, वो है 10⁻5 एंगस्ट्रॉम तक। उससे छोटी वेव नापने का हमारे पास जुगाड़ नहीं है। तो ये जो वेवलेंथ है ये इतनी छोटी होती हैं जब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मूव करते हैं कि उनका असर हमको दिखता नहीं है और हम उसको नाप भी नहीं पाते हैं। अब जब छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो उनमें क्या होता है, जो वेव बनती है वो 10⁻10 ऑर्डर की होती है। इसको मेजर कर लेते हैं, ये एक्सरे की वेवलेंथ के बराबर है, मेजर कर लेते हैं, और उसका इंपैक्ट भी ज्यादा विजिबल होता है। वो विजिबल का मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेबल होता है, ज्यादा पता कर सकते हैं। तो ये कहानी आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए जहां इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अब देखिए, डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसको हम एक्सेलरेट कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस देके। तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल उस टर्म में यूज किया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगी? हाफ mv² या q/v। v क्या है ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी ना समझ लीजिएगा यहाँ, स्पीड। क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कैसे करते हैं? दो प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी प्लस है वो दौड़ पड़ेगा तो कितना एक्सेलरेशन मिला। मोमेंटम p = mv होता है, तो 2m होता था, इस e की जगह qv रख दो तो √2m/qv। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ में देखिए √2me आता था, e की जगह qv रख दिया। तो इसको भी चार्ज पार्टिकल के लिए याद कर लीजिए। और अगर एक वेवलेंथ ले लें इलेक्ट्रॉन के लिए, वैल्यू पुट कर दो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी एसोसिएटेड है? लैम्डा = h/√2m/qv। इसकी वैल्यू रखी और जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.27 एंगस्ट्रॉम कह दीजिए। इसको ऐसे भी लोग याद रखते हैं, 12.27 √v। ये एंगस्ट्रॉम में लिखी गई वैल्यू है, ऐसा समझ लें आप, और ये रिजल्ट आपका निकल आएगा। तो यहां पर ये लैम्डा ये लिखा है 12.27 √v एंगस्ट्रॉम √वोल्ट की वैल्यू रखो, कट जाएगी। तो इस तरह से भी इसको याद किया जाता है, याद कर लीजिए। यानी इससे क्या दिखा कि जो लैम्डा है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के लिए। तो जितना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वगैरह लगाओगे लैम्डा उतना चेंज होगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ निकालनी पड़ जाए किसी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तो इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं v, इसको इधर ले लो, उस लैम्डा नीचे स्क्वायर कर दो, तो 150.6 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसको इधर इसको नीचे स्क्वायर, क्योंकि रूट में आएगा ना, तो 150.6 अपॉन लैम्डा स्क्वायर वोल्ट एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर। ये हो गया वो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई इलेक्ट्रॉन स्पीड से जा रहा है तो कितना पोटेंशियल चाहिए कि उसको रोक सके, तो इससे आप निकाल पाएंगे। तो इसको भी पकड़े रहिए, सवाल पूछा जाए तो आप इसको बना सकते हैं। और यहां देखिए, अगर कोई अनचार्ज पार्टिकल है तो वो थर्मल एनर्जी उसमें होगी, तो उस एनर्जी को कंसिडरेशन में ले लेते हैं। तो देखिए, इफ अनचार्ज पार्टिकल हैज थर्मल एनर्जी ई, थर्मल एनर्जी कितनी हुआ करती थी, 11th में पढ़े थे, 3/2 kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यहां पर डिब्रॉय वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, इस ई की जगह h/√2m होता है, इस ई की जगह ये वैल्यू पुट कर दी 3/2 kT, तो ये वैल्यू हो गई 2 से 2 कट जाएगा, तो लैम्डा इक्वल टू h/√3m kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस तरह से आप किसी अनचार्ज पार्टिकल को एसोसिएटेड वेवलेंथ डिब्रॉय वेव निकाल सकते हैं। अब ये एक्सप्लेनेशन भी कर दिए बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन का। एक्चुअली क्या था, बोर्स की जो सेकंड पोस्टुलेट थी जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम जो MVR होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। नील बोर ने अपनी कहानी एटम को समझाने के लिए, है ना। तो सवाल ये उठा था कि भैया ये h/2π टपक कहां से पड़ा, उनके दिमाग में कहां से आ गया, H कहीं से तो आया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन वो भी ना कर पाए थे। इसको जस्टिफिकेशन इसका दिया डिब्रॉय ने। डिब्रॉय ने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है एटम में, ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट में जब ये चक्कर लगाता है तो स्टेशनरी वेव बनाता है और स्टेशनरी वेव की तरह बिहेव करता है। तो इसमें ये जो चक्कर लगा रहा है ये 2πr जो टोटल सरकमफ्रेंस है इसका, वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ज्यादा ना समझे तो ये समझे तो स्टेशनरी वेव जो बना रहा है वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे और एक दूसरे को किल कर देंगे, तो वो सस्टेन नहीं रह पाएगा। तो सस्टेनेंस के लिए 2πr की वैल्यू n लैम्डा के बराबर होनी चाहिए। अब यहां से आप निकालो, ये लैम्डा होता है h/v डिब्रॉय वेवलेंथ, और 2πr बराबर n लैम्डा। इस लैम्डा की वैल्यु यहां रख दोगे तो आप ये MVR बराबर n लैम्डा यहां पे रख के देखो, देखिए 2πr बराबर n और लैम्डा की जगह h/mv। इस mv और r को एक तरफ ले लीजिए, MVR, और ये हो गया NH और ये 2π नीचे चला गया। तो ये क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। तो एंगुलर मोमेंटम ये कहां से टपक पड़ा, ये जस्टिफिकेशन आपने डिब्रॉय साहब ने दिया, बड़ा कमाल का। ये आ गया कि भाई यहां से आया है, नील बोर खुद ही नहीं बता पाए थे कि कहां से आ गया है, फिट हो गया था बस एक्सपेरिमेंटली करते करते। एनीवे, ये बात आप समझ पाए होंगे। बच्चों, करते हैं ये क्वेश्चन। तो यहां है, ए ड्यूट्रियम इज एक्सेलेरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 500 वोल्ट, फाइंड द पोटेंशियल थ्रू विच ए सिंगल आयनाइज्ड, ध्यान दीजिएगा, सिंगल आयनाइज्ड हीलियम आयन पूरी तरह आयनाइज्ड होगा तो 2 बाहर जाएंगे, 2 चार्ज आएगा, इसमें एक ही चार्ज है, सिंगल आयनाइज्ड है, इज टू बी एक्सेलेरेटेड फॉर द सेम डिब्रॉय वेवलेंथ। डिब्रॉय वेवलेंथ सेम चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू होती है h/√2m q into v, बिकॉज q इज सेम फॉर सेम लैम्डा। यहां पर दोनों का q सेम है, ड्यूट्रियम और सिंगल आयनाइज्ड हीलियम आयन के लिए दोनों का जो है, कहा गया न्यूट्रॉन, दोनों का यहां पर Q सेम हो गया। तो यहां पर देखें तो MV की वैल्यू यहां क्या हो गई, MV की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, बात समझ में आई होगी। और यहां हो गया हियर V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर यानी मास ऑफ हीलियम इनटू पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू VD। अब यहां इसका जो मास है वो 4VHE के बराबर है, और यहां पर मास इसका जो ड्यूट्रियम का होता है वो डबल होता है हाइड्रोजन से, तो 2 लिख दिया इनटू 500। अब यहां पर He की वैल्यू निकाली तो ये आप काट दीजिए,
500/2, तो 250 वोल्ट आपका आंसर आ गया। बहुत छोटा सा सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सिंगल आयनाइज्ड, वरना क्यू सेम नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। लिखा है अल्फा पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.83 सेंटीमीटर in the presence of a magnetic field 0.25 Weber per meter square. Find the de Broglie wavelength associated with the particle. अच्छा सवाल है और आसानी से हो जाएगा। लैम्डा होता है यानी de Broglie waves h/p या h/mv फॉर सर्कुलर मोशन। भाई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो QVB मैग्नेटिक फोर्स बराबर सेंटीमीटर फोर्स mv² भाई यार। तो यहां से VV निपटा दो, तो ये वैल्यू हो गई mv इज इक्वल टू QBR। अब ये इसको पुट इन पहली इक्वेशन, ये mv की जगह QBR रख दिया, तो लैम्डा h/QBR हो गया। h की वैल्यू 6.63 × 10⁻34, q की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू रख दी। चार्ज कितना है इस पे भाई, अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल पे तो डबल प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, 2 × दिस वन चार्ज हो गया, दिस इज q। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दिस इज b एंड दिस इज रेडियस जो बोला था 0.83 सेंटीमीटर मीटर में चेंज करके। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0.01 एंगस्ट्रॉम आपका आंसर आ जाएगा। आसान सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हमारे नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन विल द एसोसिएटेड de Broglie वेवलेंथ भी, एक de Broglie वेवलेंथ दे रखी इतने मीटर की है न्यूट्रॉन के लिए, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है और वगैरह वगैरह। ध्यान रखिएगा कि जो de Broglie वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स होता है वो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है, और de Broglie वेव का होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो चार्ज पार्टिकल है कि अनचार्ज पार्टिकल है, उसका चलना इंपॉर्टेंट है ना। तो चार्ज वाले पे भी de Broglie वेव मिलेंगी और अनचार्ज वाले पे भी मिलेंगी, पकड़े रहिएगा। खैर, इसलिए न्यूट्रॉन का जिक्र था, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/v, तो v इज इक्वल टू h/m इंटू लैम्डा, ये v निकाल रहे हैं यहां से। h की वैल्यू रख दी और m इंटू लैम्डा रख दी, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, ½ mv²। क्योंकि यहां पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन की कितनी हो, तो ½ mv², हाफ लिखा, m की वैल्यू रखी और v यहां से निकाला था, ये पूरा कैलकुलेशन कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहा, और उसके बाद वैल्यू आ गई 6.69 × 10⁻21 जूल। इतना न्यूट्रॉन का अगर काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो आपको इतनी वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ जो दिख रही है 1.4 × 10⁻10 मीटर, इतनी मिल जाएगी। नोट करें इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव गॉट द सेम de Broglie वेव। इलेक्ट्रॉन और फोटोन पर सेम वेवलेंथ है de Broglie की। प्रूव दैट द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है फोटोन से, ये बताना है, और बढ़िया सवाल आता है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, E इज इक्वल टू mc²। तो और यहां पर बात करी जाए अगर, तो लैम्डा होता है h/v, de Broglie वेव की बात करें, और इसी में आप मास निकालेंगे तो h/λv आ जाएगा। अब इस मास को पुट कर दीजिए यहां, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, m की जगह h/λv और ये c²। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटोन की एनर्जी क्या रही, फोटोन की एनर्जी रही EP इज इक्वल टू hc/λ। अब यहां पर E/EP ले लो, तो hc²/λv, और ये उल्टा करके आप बैठा देंगे EP इसको, λ/hp, जब काटे वाटेंगे तो c/v बचेगा। अब यहां पे आप जान रहे हैं कि c v से बड़ा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी से ज्यादा होगी। इस फॉर्म में इसको लिखना जरूरी है, जैसे रेशियो लें तो बाकी फैक्टर कट जाए, अदरवाइज c/v नहीं मिल पाएगा आपको, है ना। अगर यहाँ पे आप सोचिए, इसी लैम्डा को फिट करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ। तो जो आपको एक्सप्रेशन लेना पड़ेगा एनर्जी का, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कर पाए, उसमें c और लैम्डा वगैरह के टर्म आने चाहिए, तभी कटेंगे, अदरवाइज आप एज इट इज रख देंगे mc² करके सीधे, तो बात आएगी नहीं। तो ये इस फॉर्म में लाके एक बार प्रैक्टिस किए होगे तो कर ले जाओगे। तो ये आपका यहाँ पर
ई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फोटोन की एनर्जी से बड़ी है। इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ भी चुका है नीट में। इफ लैम्डा ई एंड लैम्डा पी डिनोट द de Broglie wavelength of electron and proton after they are accelerated from rest through potential difference V नॉट, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट सेम है, इसके बीच रिलेशन निकालना है। सरल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन अंडर रूट 2me और E की जगह Q इंटू, ये फॉर्मूला सीधे याद होता है, h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी नॉट, और वी नॉट यहाँ कॉन्स्टेंट है, दोनों में सेम एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है। तो यहां पर सेम वेवलेंथ के लिए बात कर रहा है जहां तक है ना, नहीं सेम वेवलेंथ नहीं है, आफ्टर दे एक्सीलरेटेड फ्रॉम, ये वी नॉट सेम है। तो लैम्डा इज, यहाँ पे जब वी नॉट सेम कर दोगे तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्यू भी सेम रहता है, तो क्यू भी सेम हो गया, वी नॉट भी सेम, बाकी कांस्टेंट है ये, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास हो गया। यानी एमपी यहां पे देखें तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इसलिए इसका पलट यानी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन द लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। या दूसरे तरीके से आपके ऑप्शन आ जाते हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं, दूसरा इस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी, इसी को तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा अंडर रूट एमपी अपॉन एमई, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑप्शन हो या ये ऑप्शन हो, कुछ भी घुमा के देते हैं, आप कर पाएंगे। मुद्दा है कि ये पकड़ में आना चाहिए, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड आउट रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आपके एग्जाम नीट में। इफ दे आर एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वी नॉट सेम है, तो हमको क्या करना है, de Broglie वेव का रेशियो निकालना है। लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन अंडर रूट 2m QV। अब यहाँ पे देखिए v हमने कर दिया है सेम, तो लैम्डा जो है v सेम है, तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, mq के प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं लैम्डा प्रोटॉन, लैम्डा न्यूट्रॉन और लैम्डा अल्फा पार्टिकल निकालूं तो 1 अपॉन अंडर रूट प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए। अब वैल्यू रख दी यहां पर इनकी, प्रोटॉन की, तुम प्रोटॉन को तो सेम ही रहा, अब न्यूट्रॉन में आ गए तो न्यूट्रॉन में मास होता है डबल न्यूट्रॉन का, चार्ज तो उतना ही रहता है क्यूपी, और अल्फा पार्टिकल में आ गए तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, ये अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन का, और चार्ज डबल, तो क्यूपी एमपी क्यूपी सब निपट जाएंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1, ये हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 2 और ये होगी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, और ये आपका आंसर हो गया। आराम से आसानी से समझेंगे तो एकदम मोहब्बत हो जाएगी आपको, एकदम फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बेटा वीडियो खत्म करने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन लगाना चाहते हैं जो ऑप्टिमाइज्ड हो बिल्कुल, यानी नीट की प्रिपरेशन कम सवाल लगा के आप बेहतर कर सकें फिजिक्स में, तो उसके लिए मैं लेके आया हूं नीट श्योर क्वेश्चन। इसमें पर चैप्टर जो है 25 क्वेश्चंस हैं पर चैप्टर, और ये फुली सॉल्व्ड है, कई सॉल्यूशन के लिए भागना नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को लेकर आप लगा मारेंगे तो कम समय में कम क्वेश्चन करके सॉलिड प्रैक्टिस हो जाएगी, एकदम ऑप्टिमाइज प्रैक्टिस, जिससे नीट में बेहतर परफॉर्मेंस करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप चाहते हैं नीट श्योर क्वेश्चन लेना लगाना, बाकी इसके क्वेश्चन डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट लेके भी लगा सकते हैं। तो जो बच्चा चाहता है नीट श्योर क्वेश्चन लेना, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, वहां पर नीट श्योर क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, लेके लगा लीजिए। कम समय में सब कुछ लगा पाना संभव नहीं है, नीट श्योर क्वेश्चन एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो मिस ना करें, लगाएं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं, चांसेस बढ़ा लें सिलेक्शन के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजी फिजिक्स विद अरविंद सर, मैं आपसे वादा करता हूं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस, हार्डवर्क और सरल भाषा से फिजिक्स में इंटरेस्ट भी जगेगा, मुस्कुरा के हम पढ़ाएंगे, मुस्कुरा के आप पढ़ेंगे, पढ़ने का मन भी करेगा, और जब न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे तो विश्वास कीजिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, आप खुद भी नहीं रुक पाएंगे, फिर डॉक्टर बनने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अरविंद नीट चैनल को। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।